यूपी मांगे उत्तर में हम बात कर रहे हैं जो वार पलटवार की सियासत हो गई है। राहुल गांधी ने बयान दिया, आपको बता दें, दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में कि अगर संविधान बदला तो देश में आग लगेगी। और सवाल अब बीजेपी उठा रही है, क्या डराकर धमका कर चुनाव जीतना चाहते हैं राहुल गांधी? अब सबसे बड़ा सवाल है कि भ्रष्टाचार और संविधान बचाने की, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं बाबा साहब की तस्वीरें, वहीं से मुरादाबाद में हम बाबा साहब अंबेडकर पार्क से ही ये चुनावी शो भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या बीजेपी आएगी? क्यों देश को खतरा है, संविधान को खतरा है, भ्रष्टाचार को लेकर वार पलटवार जो हो रहे हैं उस पर हम बात करें। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े, जल्दी से एक बार परिचय करा दूं। अमित त्यागी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से, हमारे साथ आपको बता दें हिलाल लखवी जी कांग्रेस की तरफ से, हमारे साथ आपको बता दें समाजवादी पार्टी की तरफ से तारिक खान साहब है। तारिक खान साहब, सवाल ये है, भ्रष्टाचार, संविधान, ये चुनावी इशू है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, मोदी कहते हैं कि देखिए भाई, ये लड़ाई भ्रष्टाचार हटाओ और भ्रष्टाचारी बचाओ की लड़ाई है, और वो देखने को मिला। आप बताइए, मैं मुरादाबाद में हूं सर, पश्चिमी यूपी में चुनाव है 19 अप्रैल को, अखिलेश यादव यहाँ नजर नहीं आते हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी नजर नहीं आते हैं चुनाव प्रचार में। यहाँ बीजेपी ताकत झोंक रही है और आप लोगों को बचाने के लिए दिल्ली में एकजुट हो रहे हैं कि हमारे नेता जेल ना चले जाएं, हमारे गठबंधन के लोग जेल जा रहे हैं, उनको बचाइए आप। जनता की लड़ाई कहाँ लड़ रहे हैं सर आप? ये तो भ्रष्टाचारियों को आप वाकई में बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, ये कहीं से किसी भी भ्रष्टाचारियों को हम जैकेट नहीं बांट रहे हैं। मोदी जी जैकेट बांट रहे हैं अदृश्य होने वाली, जिसको पहनने के बाद वो ईडी सीबीआई को दिखाई नहीं देंगे। आज कन्नौज में अखिलेश जी ने जनसभा की है, हमारा धुआंधार प्रचार शुरू हो गया है। आपके ही एमपी ने कहा कि 400 सीट इसलिए चाहिए ताकि कानून बदले। कानून आपने बदला और सीजीआई को हटा दिया ताकि इलेक्शन कमीशन का चयन कैबिनेट मंत्री करे, गृह मंत्री को रखा। कानून बदला कि नहीं बदला? क्यों बदला कानून? ये नियत क्या है इस कानून बदलने के पीछे? नियत यह है कि कंट्रोल आपका हो। आप इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे कानून लेकर आए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने हटाया, आप लेकर आए। क्यों? क्योंकि काले धन को व्हाइट करते हैं, इसलिए आपके ऊपर शक किया जाता है कि आप ऐसे फैसले करेंगे जिससे संविधान का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो, उसकी बुनियादें हिलेंगी। और आपकी लगातार कोशिश है कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो हिलाया जाए। 2/3 मेजॉरिटी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के जो मूल आधार है उसको बदलने के लिए। आपके तो एमपी ने कहा, सिटिंग एमपी ने कि 400 सीट इसलिए चाहिए कि संविधान का जो सेकुलर स्ट्रक्चर है उसको बदल देंगे। अगर बदलना चाहते हैं तो लाइए मैनिफेस्टो में, कहिए कि हम लोग बदलना चाहते हैं। चुपके क्यों खेलते हैं भाई? खुल के आइए ना सामने, कहिए हम लोगों का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन के जवाब दीजिए। को भी आप बदलेंगे। अभी जी आप बचाइए। अभी जी आप 400, अरे सर 400 पार तो सरकार बनाने के लिए वो दावा भर कर रहे हैं, लेकिन 400 पार का नजरिया आप दूसरे पर। अभी जी वो कह रहे हैं 400 पार आपको इसलिए चाहिए, 400 पार इसलिए चाहिए कि जनता की सेवा हो, 400 पार इसलिए चाहिए कि देश का उत्थान हो, 400 पार इसलिए चाहिए कि देश विकसित देशों में खड़ा हो सके, देश दुनिया में गर्व उठा के खड़ा हो सके। आज परिवारवाद की लड़ाई नहीं है, ये हिडन एजेंडा समाजवादी पार्टी का होता था। ये तारिक भाई से पूछिए कि जनता की वोटें इनकी ली और लाभ कहाँ पहुंचा? लाभ एक परिवार को पहुंचा, लोगों को उनके चेहरे समझ में आ गए। तारिक भाई बताएं कि 5 साल की सरकार क्यों दोबारा नहीं लौटी? तारिक भाई बताएं क्यों उनके गठबंधन के सहयोगी भाग चले जाते हैं? क्यों उनके सहयोगी भाग छोड़ के चले जाते हैं? क्योंकि उनका हिडन एजेंडा कुछ और है और कहने का एजेंडा कुछ और है। जनता उन पर भरोसा नहीं करती। जनता उनके माफियावाद से, परिवारवाद से, गुंडाराज से, दंगावाद से और भ्रष्टाचारों से, घोटालों से त्रस्त होकर उनको नकार चुकी है और ना नकार चुकी है, बार बार नकार रही है। अब तो सवाल ये उठ रहे हैं कि पार्टी टिकट तय कर पा रही है। समाजवादी पार्टी के भीतर न टिकट तय हो पा रहे हैं, न गठबंधन के सहयोगी तय हो पा रहे हैं, रोज भाग रहे हैं। समाजवादी पार्टी की हालत बिल्कुल ऐसी हो गई है जैसे आंधी में एक खास विशेष पशु की, और ऐसे हालात में वो उनको कुछ नहीं दिख रहा है। केवल परिवार। ये बड़ा सवाल मैं इस पर एक रिएक्शन, तारिक साहब, ये बड़ा सवाल है। अगर इनके राज में भ्रष्टाचार है, इनके राज में भ्रष्टाचार है, इनके राज में लोकतंत्र को खतरा है, तो जनता इनको बार बार क्यों चुन रही है सर? देखिए, ऐसा है, एक बात समझने की कोशिश करिए। जनता ने कई बार जनता ने इधर उधर वोट दिया। इसका मतलब क्या है कि जो विपक्ष की भूमिका है
सवाल पूछने की, उससे हम किनारा कर लें। अटल बिहारी वाजपेयी नेहरू के सामने लगातार सवाल पूछते रहे। आपने कहा जनता ने हमको रिजेक्ट कर दिया। हाँ, जनता ने हमको रिजेक्ट किया, वैसे ही जैसे अटल बिहारी वाजपेयी को किया था 98 के बाद। जहां जनता ने हमको रिजेक्ट किया, बिल्कुल वैसा ही किया जैसे राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह, इनकी सरकारों को किया था। क्या सरकार से अलग हो जाना, जनता का, जनादेश का सम्मान करना, ये लोकतंत्र की प्रक्रिया नहीं रही है? जीता, अपने नियत से जीता, अपने नेतृत्व की प्रखरता से जीता। आप बताइए ना कि आप कहाँ हैं, आपके नेतृत्व करने वाले कहाँ हैं, कि नीतियां कहाँ हैं? आज हम जनता के बीच जा रहे हैं, हमारा एक एक कार्यकर्ता जहर घोलकर, तो जनता का प्यार हमें लगातार मिल रहा है। हिंदू मुसलमान का समाज में जहर घोलकर सत्ता की मलाई चाट रहे हैं आप। जिस दिन ये चादर हिंदू मुसलमान की उतर गई ना, आपको वोटों की भीख मांगनी पड़ेगी, भीख। अब सब निष्पक्ष काम हो रहा है, पारदर्शिता से काम हो रहा है। जिस दिन हिंदू मुसलमान का मुखौटा उतरा, वोटों की भीख मांगेंगे आप लोग, भीख, और जनता उस वोट में। चले नकवी साहब, नहीं, अब तारिक साहब एक बड़ा सवाल है। तारिक साहब, कभी आप कहते हैं कि हिंदू, तारिक साहब कभी आप कहते हैं हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, कभी आप कहते हैं कि ये संविधान को बदल देंगे, देश खतरा में। ये एक मुद्दा तो, कभी कहते हैं कि भ्रष्टाचारी हैं। सर कोई एक मुद्दा तो बताइए, आपको लग रहा है कि सब मुद्दे ये इनके ही है? एक मुद्दे पर रहिए ना सर, क्या ये हिंदू मुसलमान करते हैं क्या, या ये भ्रष्टाचारी? साफ है। अच्छा, हिंदू मुसलमान कर कर ये सत्ता में आए हैं, और ये काम भी आप मुद्दे एकदम साफ हैं। जो इन्होंने चोरी की है, जो किसानों का, अमीरों का 15 लाख करोड़ रुपए इन्होंने माफ किया, किसानों की चवन्नी नहीं माफ की इन्होंने। हम वादा करते हैं किसानों का पैसा माफ करेंगे। ब्रजेश मिश्रा जी, ठीक है, अवनीश जी रुकिएगा, तारिक साहब रुकिए, मैं लौटूंगा आपके पास भी। ब्रजेश मिश्रा जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है, भ्रष्टाचार की बात हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये जो लड़ाई है, ये भ्रष्टाचार हटाओ और भ्रष्टाचारी बचाओ के बीच चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो सियासी दल है, चाहे वो बीजेपी हो क्यों ना हो, सियासी दल एक दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप तो लगाते हैं, लेकिन अपने गिरेबान में कोई नहीं झुकता है। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस के राज में हुए भ्रष्टाचार हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे बीजेपी जो अब जिस तरह विपक्ष कह रहा कि देखिए भ्रष्टाचारी नेताओं को अपने साथ मिला रहे हैं और उनके दाग साफ हो रहे। एक महत्वपूर्ण सवाल ये सर, देखिए भ्रष्टाचार भारतीय लोकतंत्र में एक मुद्दा बन चुका है, और अब आप ये देखिए कि कभी कभी हम संवैधानिक संस्थाओं पर भी प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। हम लोगों को, हम सभी राजनीतिक दलों को ये चाहिए कि कम से कम संवैधानिक संस्थाओं पर हम कोई प्रश्न चिन्ह न उठाएं। जो संस्थाएं काम कर रही हैं वो कोई बीजेपी ने नहीं बनाई थी, जब देश स्वतंत्र हुआ था उसके बाद की बनी हुई संस्थाएं हैं। और अभी देखिए, आज ही आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दिया संजय सिंह जी को। तो मेरा मतलब ये है कि हमें संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास करते हुए ही लोकतंत्र के रास्ते पर चलना है। और जहां तक भ्रष्टाचार का प्रश्न है, समय जो होता है वो हर चीज का इलाज होता है, और यहाँ पर जो है इस अखाड़े में कोई बचता नहीं है। तो जनता भी ये जानना चाहती है कि ये जो भ्रष्टाचार है, इस तरह का पैसा है, ये कहाँ जाता है, सरकार जो है वो या फिर प्रतिपक्ष जो है वो क्या कहना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि चुनाव जब भी आएंगे, आरोप प्रत्यारोप जरूर लगेंगे और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगेंगे, और इन आरोपों के बीच में ही चुनाव भी पड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि हमको बहुत सारी निर्णय जो है संवैधानिक संस्थाओं पर छोड़ना पड़ेगा, और राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप से जनता को ज्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए, और लोकतंत्र को अपना काम करने देना चाहिए। जी ठीक है। नकवी साहब एक बहुत बड़ा सवाल यही है कि भ्रष्टाचार को लेकर जो वार पलटवार हो रहा है, नकवी साहब ये नहीं लग रहा है कि विपक्ष आम जनता के मुद्दे नहीं उठा रहा है? विपक्ष सिर्फ और सिर्फ अपने नेताओं को बचाने के लिए जंग लड़ रहा है। विपक्ष रामलीला ग्राउंड में रैली इसलिए कर रहा है कि देखिए जी, केजरीवाल को जेल में बंद कर दिया, फलाने को सीबीआई ने पकड़ लिया, फलाने के घर ईडी की रेड हो गई। सिर्फ विपक्ष आम जनता की बात कहाँ कर रहा है सर? आप मुझे बता दीजिए, आप आम जनता के मुद्दे के उठाने के लिए आप जा रहे हो, प्रचार आपका दिख नहीं रहा सर। मैं पश्चिमी यूपी में सर पिछले काफ़ी लंबे वक्त से घूम रहा हूँ, ना तो यहाँ राहुल गांधी है, ना प्रियंका है, ना अखिलेश यादव आए, और यहाँ के आपके कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं। अब इन्होंने कह दिया कि कन्नौज में कर रहे हैं। कन्नौज में कब है सर? कन्नौज में 13 मई के आसपास शायद चुनाव है मेरे हिसाब से। कन्नौज में 13 मई को चुनाव होना है। चलो ठीक है, लेकिन यहाँ कौन है सर? यहाँ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां हो गई हैं, उत्तराखंड में हो गई, मेरठ में हो गई, सीएम योगी पश्चिमी यूपी में 4 जिलों में दौरा कर चुके। आप लोग किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं सर? देखिए, यहाँ के पर जो आपने ये लगा रखा है भ्रष्टाचार हटाओ भ्रष्टाचारी बचाओ, तो उसके अंदर ये होना चाहिए भ्रष्टाचारी बचाओ मेरा नहीं सर, पीएम मोदी ने कहा है। जी उन्होंने कहा, पीएम मोदी ने कहा सर, मेरा नहीं है जी। उनका ये कहना चाहिए कि भ्रष्टाचारी बचाओ, भारतीय जनता पार्टी में लाओ, भ्रष्टाचारी बच जाएगा। उनको ये कहना चाहिए कि भ्रष्टाचारी बचाओ, चंदा लाओ, चुनावी चंदा लाओ, भ्रष्टाचारी बच जाएगा। और भ्रष्टाचार जो है, अगर वो देश का मुद्दा नहीं है, जनता का मुद्दा नहीं है, तो कौन सा मुद्दा फिर जनता का होगा? जहां के पर करोड़ों रुपया लेकर के जो है वो लगातार वही चंदा दो और धंधा लो वाली बात कर रही है जो पार्टी, वो क्या कर रही है? क्या उससे हमको नहीं बचाना होगा? अभी हमारे बड़े भाई है अवनीश भाई ने बात कही कि आपके साथी आपको छोड़ के जा रहे हैं। अकाली दल आज कहाँ है? किसका साथी था, कहाँ खड़ा हुआ है? शिवसेना कहाँ है? उसको तोड़ फोड़ करके आपने क्या किया है? बहरहाल शिवसेना आज आपके साथ नहीं है। आपने एड़ी चोटी लगा दी एआईएडीएमके के साथ होने के लिए, उसने आपका साथ नहीं लिया। बीजू जनता दल के लिए आपने जो है एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, बीजू जनता दल आपके साथ नहीं आई। तो आपके जितने साथी एनडीए के गठबंधन में थे, उसमें जेडीयू को छोड़ करके कौन आज आपके साथ है? कौन सा आपके साथ जो है वो पुराना दल बचा हुआ है? एक भी आपके साथ पुराना दल नहीं बचा है। तो छोड़ के सब आपको जा रहे हैं, सारे के सारे दल जो है वो आपको छोड़ के जा रहे हैं। रही बात परिवारवाद की, तो साहब कम से कम उत्तर प्रदेश में रह के तो भारतीय जनता पार्टी ना कहे कल्याण सिंह जी के बेटे कहाँ हैं और उनके पोते कहाँ हैं? राजनाथ सिंह साहब के बेटे कहाँ हैं? राजनाथ सिंह साहब कहाँ हैं? जाने की हिम्मत दिखा रहा है। जनता देख रही है, बहुत खराब है, नीति भी खराब है, नियत भी खराब है। वो जनता जी जा पा रहे हैं। आपकी नियत और नीति के बारे में भी 2 मिनट बोलने का मौका दीजिए। आपकी नियत और नीति क्या है? तो गुनाहगार है, वो अपनों को बचाने में लगे हैं। नहीं, आपकी नियत और नीति क्या है? आपकी नियत और नीति ये है आप जो है वो चुनावी हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है और भ्रष्टाचारियों को खत्म करना है। और जब भ्रष्टाचारी खत्म हो रहे हैं और जब भ्रष्टाचारी निपटने लगे हैं, जब भ्रष्टाचारी कार्रवाई हो रही है निष्पक्ष रूप से, तो भ्रष्टाचारी चिल्ला रहे हैं। भ्रष्टाचारी को खत्म करना है, भारतीय जनता पार्टी में जोड़ लेना है, चंदा लेकर के उनको धंधा दे देना है। ये भ्रष्टाचार का नया एक अपने आप में स्लोगन जो है वो भारतीय जनता पार्टी दे रही है। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आप जितना ज्यादा चंदा देंगे उतनी जल्दी आपके पास भ्रष्टाचार के सारे आरोप हट जाएंगे। हिलाल साहब मेरा एक सवाल, हिलाल नकवी जी मेरा एक सवाल आपसे सर। ठीक है सर, ये ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। सर अगर आप ठीक है, आप इनको आईना दिखाइए, आप विपक्ष है, आपका काम है, लेकिन विपक्ष को भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। आपकी की सरकार थी सर, ये किसने कहा कि सीबीआई को तोता बना दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा सर, और आपको भी याद होगा किसके राज में कहा, बताइए ना सर। हिलाल नकवी जी। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो इस वक्त चुनावी रथ है, उसके जो 2 घोड़े हैं, उसमें एक ईडी है और एक सीबीआई सर। उसका यूपीए के टाइम कहा गया, नहीं कहा गया सर, और जो सीबीआई को आपने तोता बना लिया सर। उसका कवच जो है वो चुनावी चंदा है। इधर उधर की बातें कर रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो है बढ़ रहा है। और अब रही बात आपका सवाल, वो जनता के बीच जाने से कतरा रहा है, जनता के बीच नहीं जा पा रहा है, जनता का प्यार उनको नहीं मिल रहा है। इसलिए उनके चेहरे क्योंकि जनता के बीच उजागर हो चुके हैं, वे केवल हो करके इधर उधर की बातें कर रहे हैं। जनता से उनका अवनीश जी आप बता दीजिए, क्या ये झूठ है कि जितने भ्रष्टाचारी के आरोप आपने लगाए वो सब भारतीय जनता पार्टी में है? आप कह दीजिए ये झूठ है। जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाया वो सारे के सारे भ्रष्टाचारी आज जनता पार्टी में जुड़े हुए हैं। जनता के जाने की हिम्मत चाहिए, मनोबल चाहिए, मनोबल के पास जा रहे हैं। जो भीतर से साफ है और जो बाहर से धंधा चाहिए था, उन्होंने चुनावी चंदा दिया और धंधा पाया। कह दीजिए कि ये गलत है। आप उधर की बात ना कीजिए, तथ्यों की बात कीजिए। ऐसे लोग तथ्यों की बात कीजिए, मत उठा पा रहे हैं ना, उनको कार्यकर्ता मिल रहे हैं ना। आप तथ्यों की बात कीजिए ना, आप तथ्यों पे बात कीजिए। तथ्यों की ही बात है ये। आप बताइए कि जितने भी लोगों को जितने भी भ्रष्टाचार के आरोप आपने लगाए वो आज कहाँ हैं? क्या वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है? बताइए, छगन भुजबल की आपने पूरी फाइल खो दी। जान रही है कौन सही है, भ्रष्टाचार की तो सीमाएं पार है। ठीक है ब्रजेश प्रसाद जी, आ रहा हूं मैं, लौट रहा हूं। अवनीश त्यागी जी, हिलाल नकवी जी रुकिएगा।
ब्रजेश मिश्रा जी रुकेगा, ब्रजेश मिश्रा जी रुकेगा। मैं ब्रजेश मिश्रा जी से मेरा एक सवाल है। ब्रजेश मिश्रा जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है, आप विपक्ष और सवाल उठाएगा, देखिए चुनाव है और चुनाव में वार पलटवार होंगे ब्रजेश मिश्रा जी, लेकिन विपक्ष को भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जिस बात का जिक्र हिलाल लखवी जी से मैंने पूछा, हिलाल लखवी जी सीधे इलेक्टोरल बॉन्ड पर पहुंच गए, लेकिन अपने समय का जवाब नहीं दे पाए कि भैया आपके राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या, सीबीआई के लिए आपको कहा तोता है आपकी, तो एजेंसियों का दुरुपयोग इन लोगों ने भी खूब किया है सर। देखिए, आप ये समझिए कि जी ब्रजेश, जब देश में 352 के प्रवर्तन से इमरजेंसी लगी थी, तो कांग्रेस ने देश को आज तक नहीं बताया कि इमरजेंसी किस लिए लगी थी, किसको सत्ता में वापस लाने के लिए इमरजेंसी लगी थी। राइट टू लाइफ सस्पेंड हो गया था, तो कौन चाहता था कि सबका राइट टू लाइफ सस्पेंडेड रहे, चाहे वो आवाम हो चाहे वो नेता हो। सारे प्रतिपक्ष के नेता बंद कर दिए गए थे। तो जब जिसके हाथ में सत्ता होती है उसे सत्ता के प्रयोग की सावधानी रखनी होती है, और जो प्रतिपक्ष में होते हैं उन्हें ये सोचना चाहिए कि आज अगर वो आलोचना कर रहे हैं तो किस बेसिस पर खड़े हैं, किस फाउंडेशन पर खड़े हैं, और उनकी जब सत्ता थी तो उन्होंने देश के साथ क्या किया था। इसका उत्तर इसी बात में छिपा हुआ होता है। जी जी। क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल जो आज प्रतिपक्ष में है वो अपने दोस्त को मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। और देखिए कांग्रेस हिलाल नकवी साहब इमरजेंसी को भूल जाते हैं, मैं रोकना चाहूंगा ब्रजेश जी, आपके पास भी लौटूंगा, सभी मेहमानों के पास लौटूंगा। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है बदायूं से, शिवपाल यादव, सूत्रों के हवाले से खबर है कि शिवपाल यादव बदायूं से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दर्शकों को दे दें। बदायूं सीट छोड़ना चाहते हैं शिवपाल यादव। अब अखिलेश यादव को इसके लिए एक पत्र लिखा गया है। ये बड़ी खबर दर्शकों को दे दे कि बदायूं से शिवपाल यादव चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। अखिलेश यादव को एक बाकायदा पत्र लिखा है और बताया जाता है कि वो अपने बेटे आदित्य यादव को चुनाव लड़ाने जा रहे हैं। जी हाँ, वो चाहते हैं कि शिवपाल यादव बदायूं से उनके बेटे आदित्य यादव चुनाव लड़े। ये सूत्रों के हवाले से हम खबर दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर ये बदायूं से मिल रही है, जहां शिवपाल यादव ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है और वो चाहते हैं कि आदित्य यादव बदायूं से चुनाव लड़े। ये बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचा दें। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है समाजवादी पार्टी से, सूत्रों के हवाले से खबर, बदायूं सीट छोड़ना चाहते हैं शिवपाल यादव और शिवपाल यादव चाहते हैं उनके बेटे आदित्य यादव यहां से चुनाव लड़े। ठीक है, चलिए मैं लौटूंगा, मैं लौटूंगा। हमारे साथ देखिए बहुत सारे मेहमान हैं। मैं सबसे ये महत्वपूर्ण सवाल तारिक साहब आपसे है। तारिक साहब, ये क्या हो रहा है समाजवादी पार्टी में सर? मैं जहां मुरादाबाद हूं, यहां आपने देखा नामांकन के दिन क्या हंगामा हुआ। एसटी हसन साहब थे, रुचि वीरा की एंट्री हो गई। रामपुर में क्या हुआ, अब यहाँ देखिए शिवपाल यादव असंतुष्ट नजर आ रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनके बेटे चुनाव लड़े। अभी तो आपकी पार्टी में सर कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। तारिक साहब, कैसे विपक्ष का होकर आप सत्ता पक्ष का मुकाबला करेंगे सर? देखिए, सूत्र तो सूत्र हैं, अब इसकी कहीं से पुष्टि हो तो माना जाए। एक सूत्र मेरे पास भी है कि राजनाथ सिंह साहब चाहते हैं कि लखनऊ से उनके बेटे चुनाव लड़ें, तो सूत्र तो मेरे पास भी है। अब उस सूत्र को आप बिल्कुल भी नहीं मानेंगे और जो आपके पास सूत्र है उसको ज्यादा मान लेंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं, पुष्टि होने दीजिए। अगर शिवपाल साहब ने ऐसा कहा होगा तो वो सार्वजनिक हो जाएगा कल तक, लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से तो शिवपाल साहब ने आंख का ऑपरेशन कराया, उसके बाद से वो चुनाव प्रचार में अपने क्षेत्र में लगातार चल रहे हैं। उन्होंने कहा भी कि मैं अपने क्षेत्र में व्यस्त हूँ, वरना और जगह भी मैं जाता कई जगह पे। जी नहीं, चलिए सर, असल सर सूत्रों को आप झुटला रहे हैं। अब रामपुर में गदर हुआ, आपने देख लिया सर। मुरादाबाद, जहाँ से आप यूपी मांगे उत्तर मैं कर रहा हूँ, मुरादाबाद का गदर भी आपने देख लिया क्या हुआ। ये तो सूत्र नहीं थे, ये तो सार्वजनिक है सर, ये तो जग जाहिर हुआ ना। दीजिए मुझे अच्छा एक छोटा सा आंसर। हाँ, एक छोटा सा मेरा सवाल है, बहुत छोटा सा सवाल है। आप भारतीय जनता पार्टी को क्लीन चिट देते हैं जब वो सिटिंग एमपी का टिकट काट देता है, और हम लोगों को कटघरे में खड़ा कर देते हैं जब हम उस आदमी का टिकट बदलते हैं जिसको हमने नहीं कटघरे में खड़ा नहीं किया। ये थोड़ा इंसाफ के तकाज़े। तारिक साहब, आप ये बताइए, ठीक है नहीं, हम बीजेपी को क्लीन चिट नहीं दे रहे हो, आपको कटघरे में नहीं खड़े करें। तारिक साहब, आप ये बता दीजिए, क्या ऐसा हुआ कि एसटी हसन साहब नामांकन करने चले गए, नामांकन मत कराते अगर उनकी टिकट काटनी थी, अचानक रुचि वीरा की एंट्री हो जाती है,
मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ। अब बताइए ऐसा हुआ क्या बीजेपी में? अगर ऐसा हुआ तो बता दीजिए, मैं जवाब ले लेता हूँ। मैं अवनीश त्यागी जी को कटघरे में खड़ा कर देता हूँ। हमारी ईमानदारी, अवनीश त्यागी जी को कटघरे में खड़ा कर देता हूँ ना मैं। आप बता दीजिए, समझिए, हमारी ईमानदारी को समझिए। हमने एक्सेप्ट किया कि वहाँ डिस्टरबेंस हुआ, कैंडिडेट इसलिए नहीं तय कर पा रहे, हमने एक्सेप्ट किया कि वहाँ पर डिस्टरबेंस हुआ। का सामना करने की हिम्मत हमारा नहीं अगर टिकट का कहीं पर डिस्टरबेंस होता है तो हम उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये सवाल मुझसे था कि त्यागी साहब से था, तो मैं चुप जाऊं? जी बोलिए बोलिए, जल्दी से बोलिए सर, मैं त्यागी जी से रिएक्शन लूंगा। कहीं पे अगर डिस्टरबेंस होता है, हाँ जी, हाँ, मुझे 10 सेकंड दीजिए। हमसे कहीं अगर डिस्टरबेंस, हमने एक्सेप्ट किया कि हमारी कुछ सीटों पे डिस्टरबेंस हुआ, ये तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। कानपुर में डिस्टरबेंस, सिटिंग एमपी का टिकट काटा, देवरिया बलिया, देवरिया में जो सुरेंद्र सिंह मस्त है और जो दूसरे वहां के पूर्व विधायक है वीरेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह, और सुरेंद्र सिंह कह रहे हैं अगर वीरेंद्र सिंह लड़ेंगे तो मैं भी चुनाव लड़ूंगा। आप बताइए कोई हल है इसका? चलिए अवनीश त्यागी जी, बलिया, रिएक्शन तमाम आपका, सीटें हैं। अवनीश त्यागी जी आपसे एक रिएक्शन ले लेता हूं मैं। अवनीश त्यागी जी, देखिए मैं बताऊं, अवनीश त्यागी जी एक सवाल, जैसे शिवपाल यादव की खबर है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, इस पर एक रिएक्शन आपका। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी से अनुशासित है, वहाँ कोई बगावत की स्थिति नहीं है। नेतृत्व जो फैसला करता है वो सब मानते हैं और मान ही नहीं रहे। कहीं अदला बदली की ज्यादा जिक्र ही नहीं हुआ। ये तो अदला बदली, नामांकन किसका कराओ, फैसला किसको कराओ, वोट किसे दिलाओ, टिकट किसे दिलाओ, प्रचार में ना जाओ, जनता के बीच ना जाओ, टिकटों की अड्डा पलटी करते रहो। केवल समाज, केवल वो समाजवादी पार्टी के भीतर ये संभव है, सबके भीतर संभव है नहीं। टिकट काटना और टिकट रखना ये नेतृत्व का काम है, ये नेतृत्व का काम है, नेतृत्व का काम है। गुजरात और राजस्थान में आपके सिटिंग एमपी जिनको आपने दोबारा टिकट दिया उन्होंने वापस किया या नहीं किया? कोई सवाल नहीं है, और वो रणनीति के तहत काम हो रहा है। आपके यहाँ तो तय नहीं हो पा रहा, अभी आपके यहाँ नहीं तय हो पा रहा। आपका गुजरात और राजस्थान में टिकट वापस किए गए या नहीं किए गए? का सामना कर रहे हैं लोगों को टिकट दिया गया है इलेक्शन लड़ने के लिए, उन्होंने टिकट वापस किया या नहीं किया? जेपी भाई एक बात समझने की कोशिश करिए। आपकी निराशा हो गई है कि जनता के सामने जाना चाह रहे हैं। हम टिकट तय नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए खुशी की बात है, जाइए मिठाई बांटिए। आप क्यों परेशान हो रहे हैं उसके लिए? एक बात समझिए, अगर हम टिकट नहीं तय कर पा रहे हैं तो चलिए ठीक है। देखिए हम चर्चा के आखिरी पड़ाव पर आ गए, चर्चा के आखिरी पड़ाव पर आ रहे। हिलाल साहब जल्दी से एक रिएक्शन। सर हिलाल साहब, विपक्ष का एजेंडा क्या है इसका चुनाव का? क्या मुद्दा और क्या एजेंडा? विपक्ष का सीधा सा एजेंडा है कि हम न्याय की बात कर रहे हैं, 5 न्याय की बात कर रहे हैं। किसानों के साथ न्याय, युवाओं के साथ न्याय, नारी के साथ न्याय, जो पिछड़े हैं उनके साथ न्याय, मजदूरों के साथ न्याय, और 25 गारंटियां दे रहे हैं। हमारा एजेंडा ये है।